बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AHN का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, उसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। और ये जो पार्ट 3 है इसमें हम इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें पीरिकार्डियाटिस, मायोकार्डियाटिस और एंडोकार्डियाटिस पढ़ेंगे और कुछ आगे भी बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इसमें डिसऑर्डर है दैट इज़ एंडोकार्डियाटिस। या एंडोकार्डियाटिस जो है, जैसे कि आपको पता है कि लेयर ऑफ द हार्ट है, ठीक है, इंटरनल जो लेयर है। और अगर इसके इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। इसके इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एंडोकार्डियाटिस, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब होती ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है या इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है मतलब ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे स्टेफिलोकोकस एयूरियस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा ये कहते हैं अगर कोई पैथोजन आपके ब्लड में आ जाए कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर की वजह से, जैसे आप कोई डेंटल वर्क कर रहे हो, मतलब आपने दांत निकालना है या लगाना है, उसकी वजह से अगर आपके बॉडी में वो चीज़ आ जाए, ठीक है, तो ये जो है इन्वेसिव प्रोसीजर कहलाता है। या आपको किसी ने जो है गंदे सिरिंज से कोई इंजेक्शन लगाई या कोई और मसला किया, तो उसकी वजह से आपको जो है वो सारी चीज़ें हो सकती है कि इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये चीज़ हो सकती है। उसके आपके बॉडी में जो है पैथोजेंस आएंगे और आपको ये मसले करवा सकते हैं। ये जो है आके आके प्लेटलेट्स और फिब्रिन जो कि ब्लड क्लॉट कराते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा मतलब एक्टिवेट कराते हैं, उनके साथ आके स्टिक हो जाते हैं और आगे जाके ये एंडोकार्डियाटिस की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये लिखा हुआ है, पैथोजन का लिखा हुआ है, और जैसे ही ये बढ़ते हैं तो इसमें जो है प्लेटलेट्स और फिब्रिन ज़्यादा होते हैं, वही जो मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, एक है नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरियल, और वही उसमें नाम लिखे हुए हैं, फंगल या फिर रेयरली बहुत कम वायरस की वजह से भी होता है। तो इसमें बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो नॉर्मल है, लेकिन वायरस जो है वो रेयर है, मतलब बहुत कम है। दूसरा नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव मतलब उसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, बल्कि बॉडी के अपने किसी डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसकी वजह से ये होता है, तो फिर हम उसको नॉन इन्फेक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे। इसके साइन सिम्टम देखें तो साइन सिम्टम में होगा पिटेशिया। पिटेशिया में जो है मतलब स्किन पे जो है पर्पल कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, ठीक है, और आपको दाग धब्बे नज़र आएंगे। एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मतलब कि आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, जो कि स्टमक के ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाता है, पुशिंग करता है, ठीक है। टायर्ड और वीक होगा बंदा, हाई फीवर होगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और नाइट स्वेट्स मतलब रात के वक्त उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। और कार्डियक हार्ट मरमर मतलब हार्ट जो है वो एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं मरमर। ये इसके साइन सिम्टम आपको बताए गए हैं। इसके अलावा रूट स्पॉट्स हो सकते हैं, मतलब आइज़ जो हमारे होते हैं, ठीक है, रेटिना स्पेशली, उसमें आपको वाइट कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे। स्किन फाइंडिंग, अगर हम इस मरीज़ के स्किन को देखेंगे तो इसमें जो है पेल्पेबल पिटेशिया, वही पिटेशिया जो हमने पढ़ा कि दाग धब्बे नज़र आएंगे। पेल्पेबल जिसको आप फील कर सकते हो, ठीक है, आप जो है वो आपको अपनी उंगलियों पे फील होंगी। स्प्लेंटर हेमरेज, स्प्लेंटर हेमरेज ये जो मतलब रेड कलर का आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जब नाखून में इस तरीके का कोई दाग धब्बे नज़र आते हैं, स्प्लेंटर हेमरेज कहलाता है। और जानवे लीजन जो है ये आपको बताए गए हैं। पेनलेस मैकुलर स्पॉट्स, ये इसमें मतलब दाने से होते हैं, लेकिन इससे कोई दर्द वगैरह नहीं होता। और स्पेशली ये हथेली पे या फिर पाँव के मतलब जो सोल्स होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑस्लर नोड्स का बताया गया है। ऑस्लर नोड भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर का होते हैं, और स्पेशली फिंगर और टोस पे ये ज़्यादातर आते हैं। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो मतलब इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मोनीटर करते हैं एम्बोलिक एपिसोड ऑफ द स्प्लीन, रेनल, ब्रेन एंड पल्मोनरी स्टेटस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आप उसके स्प्लीन को, किडनीज़ को, ब्रेन को
और पल्मोनरी स्टेटस को चेक करेंगे। ठीक है, स्प्लीन एम्बोलिक मतलब स्प्लीन में अगर कोई एम्बोलिज्म है, कोई क्लॉट है, ठीक है, तो उसमें पेन होता है। उस सिचुएशन में रेडिएटिंग एब्डोमिनल पेन दैट गोज़ टू द लेफ़्ट शोल्डर, क्योंकि स्प्लीन हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है, तो वही पेन जो है वो लेफ़्ट शोल्डर तक जो है वो रेडिएट करता है। तो अगर इस तरह है तो मतलब ये भी एक एंडोकार्डियटिस की जो है एक निशानदेही है। रेनल का अगर हम देखें, फ्लैंक पेन इन द ग्रोइन विद पॉसिबल पस और फ्लूइड इन द यूरिन, इसमें जो है जो फ्लैंक एरिया है या जो हमारा जो पेल्विक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो है पस और ब्लड जमा होता है, और जब हम यूरिन पास करते हैं तो ब्लड आता है उसमें या फिर पस वगैरह उसमें आ सकता है। ब्रेन की बात करें तो न्यूरोस्टेटस, कन्फ्यूजन और स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है। पल्मोनरी मतलब लंग्स के हवाले से अगर बात करें तो चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डेस्पनिया जैसे कि आपको पता है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, और डिक्रीज़ ऑक्सीजन सेचुरेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, और हार्ट फेलियर के आपको भी साइन सिम्टम मिल सकते हैं। वाइटल साइन वगैरह आप चेक करेंगे उस मरीज़ का जो कि एंडोकार्डियाटिस के साथ होगा। अब इंटरवेंशन की बात करें, मतलब किस तरीके के आप उसके इलाज की जो है ख़याल करोगे या इलाज करने की कोशिश करोगे, तो ब्लड कल्चर हम करते हैं, उसमें हम ये मालूम करते हैं कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या किस तरह का जो है मतलब किस वजह से ये हुआ है, तो वो चीज़ हम मालूम करते हैं ब्लड कल्चर टेस्ट से। इसके अलावा हम उसको आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, और वो भी पैथोजन के ज़रिए देते हैं, मतलब कौन सा पैथोजन है उसके हवाले से देते हैं। ठीक है, वेंकोमाइसिन का आपको एग्जांपल दिया है कि वेंकोमाइसिन या रोसीफिन देते हैं। ठीक है, जो कि यूजुअली नीड अ सेंट्रलाइन बिकॉज पोटेंशियल विल बी लॉन्ग टर्म। ये ड्रग हम जब देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 1 महीना 2 महीने के लिए देते हैं, ताकि उससे मरीज़ जो है सही हो जाए। तो वेंकोमाइसिन एक ड्रग आपको इसमें बताया गया है। दूसरी डिजीज़ इज़ मायोकार्डियाटिस। मायोकार्डियाटिस जो है ये भी एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल है, जैसे कि आपको पता है मायोकार्डियम मसल है, ठीक है, या मस्कुलर लेयर है हमारे हार्ट का। ये एक्यूट भी हो सकता है या क्रॉनिक भी हो सकता है उसके इन्फ्लेमेशन को। तो अगर मायोकार्डियल लेयर या मायोकार्डियाटिस हो जाए तो वही बात है कि मायोकार्डियल लेयर की इन्फ्लेमेशन है। ये वही बात है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में, और इस वायरस के भी आपको बहुत सारे नाम बताए गए, पोलियो, पॉसिबली पता नहीं कोई वायरस का नाम है शायद, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, ये बहुत सारे आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया का भी बताया गया है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी, जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। र्यूमेटिक फीवर या फिर पोस्ट कार्डियोटमी सिंड्रोम, अगर हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, कोई पार्ट जो है वो काटा हुआ है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी अगर कोई करते हैं, मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको लंग कैंसर है या कोई और मसला है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो है वो रेडिएशन जो होते हैं वो हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। या कोई ऐसे हैं जो क्रॉनिक अल्कोहल पीते हैं बहुत ज़्यादा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के भी आपको पैरासाइट्स के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, और हेलमिंथिक इन्फेक्शन के भी बताए गए हैं। ठीक है, हेलमिंथिक इन्फेक्शन वो होते हैं जिसमें वो जो बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं। इसके साइन सिम्टम वही बताए गए हैं कि पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग या फिर एडिमा। इसके अलावा लिवर कंजेशन, मतलब लीवर पे जो है वो दबाव होगा, प्रेशर होगा, एबनॉर्मल हार्ट बीट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल होगा, पिल्पिटेशन जिसको हम कहते हैं। कभी कभी इसमें जो है सडन डेथ भी होता है, स्पेशली यंग एडल्ट जो होते हैं वो अचानक ही उनका हार्ट फेल हो जाता है और वो सडनली जो है मर जाते हैं। तो ये मायोकार्डियाटिस की वजह से होता है। फीवर भी इसमें जो है वो हो सकता है क्योंकि वो इन्फेक्शन में फीवर होता है। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ARB और बिहेवियरल चेंजेस वगैरह हम कराते हैं। उसको हम कहते हैं कि रेस्ट करो, फ्लूइड उसको कम देते हैं, लो साल्ट डाइट देते हैं, ठीक है, और डायरेटिक थेरेपी देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम उसको देते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियाटिस है। पेरिकार्डियाटिस जो है, पेरिकार्डियम लेयर जो है, जो कि हमारे हार्ट को पूरा कवर करता है बाहर से, ठीक है, हार्ट को सपोर्ट करता है, उस लेयर का जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डियाटिस कहते हैं। पेरिकार्डियल जो है ये एक किस्म का आप कह सकते हो कि तेली है जिसमें हमारा हार्ट बंद पड़ा हुआ है, ठीक है,
तो अगर उस लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाए फिर हम उसको पेरिकार्डियाटिस कहेंगे। इस लेयर के अंदर भी दो लेयर होते हैं, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। फिर सेरस पेरिकार्डियम के भी दो लेयर हैं, जिसको हम एक को हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, जिसके अंदर फ्लूइड वगैरह होता है फ्रैक्शन से बचाने के लिए, और दूसरा लेयर जो है वो विसरल पेरिकार्डियम है, जिसको हम ईपीकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ कॉजेज़ है, जैसे कुछ है इन्फेक्शस, कुछ है नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शन में वही वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई बताए गए हैं। नॉन इन्फेक्शन में कोई ट्रॉमा या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर कोई कैंसर इसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर वही वायरस, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में आपको फ्रिक्शन एक निमोनिक बताया गया है, लेकिन देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम में क्या होगा कि आपको जो है फ्रैक्शन महसूस होगा, मतलब रगड़ सी महसूस होगी, आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रैचिंग साउंड महसूस होंगे, आएंगी आपको इस तरह की साउंड, मतलब सुनेंगे जैसे आप किसी चीज़ को स्क्रैच करते हो ना, तो उसी तरह की आवाज़ आपको सुनने को मिलेंगी। फीवर होगा, रेडिएटिंग सबस्टर्नल पेन, मतलब ऐसा पेन होगा जो कि आपके शोल्डर, नेक और बैक में रेडिएट करता है, ठीक है, वहाँ पे फैलता है। इसके अलावा पेन वेन इन सुपाइन पोजीशन, इसमें जो है जब आप लेटते हो, सुपाइन पोजीशन में होते हो, ठीक है, तो आपका ये वाला जो पेन है ये उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। चेस्ट पेन दैट इज स्टैबिंग, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पेन आपको चेस्ट में महसूस होगा। ट्रबल ब्रीदिंग होगा, ठीक है, मतलब जब आप लेटते हो तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। इंस्पायरेशन और कफिंग मैक्स पेन वर्स, जब आप सांस लेते हो या फिर आप खांसते हो, ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है उस टाइम। और इसके अलावा आप जो है ओवरऑल वही बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा सिक और वीक महसूस करते हो, और अगर आप उसका ईसीजी करते हो तो एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट कर गया होता है, मतलब इंजरी की तरफ जा चुका होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो इसमें इंजरी ज़रूर होगी, ठीक है। इंजरी और ईसीजी पे मैंने वो बनाई थी, वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख ले, आपको जो है उससे अच्छा खासा जो है फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें वही है कि आप उसको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखेंगे, उसके पेन का ख्याल करेंगे कि पेन जो है वो किस तरह का है, मायोकार्डियल इस्केमिक पेन है या फिर पेरिकार्डियल पेन है, ठीक है, और उसको जो है अपराइट पोजीशन में रखेंगे, मतलब थोड़ा सीधा रखेंगे, उसको ज़्यादा लेटने की पोजीशन में नहीं, मतलब उसको इजाज़त नहीं देंगे कि वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाए, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब वो लेटेगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसके अलावा हम एनाल्जेसिक्स और ऑक्सीजन वगैरह, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि इसमें सांस का मसला होता है तो ऑक्सीजन हमने उसको पूरा देना होता है। कार्डियक टेम्पेनोड, मतलब ये कि कार्डियक टेम्पेनोड का मतलब ये होता है कि जब हार्ट में फ्लूइड भर जाए या हार्ट के आसपास जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाए और हार्ट को कंप्रेस करना शुरू कर दे, इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, ठीक है, और इसमें जो है हम वो चीज़ भी देखते हैं। इसके अलावा आपको पल्सिस पैराडॉक्स का बताया गया है। पल्सिस पैराडॉक्स क्या है? ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी फेज दैट इज़ अ 10 और ग्रेटर mmHg ड्रॉप इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, के जब हम सांस लेते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mg या 10 mm ऑफ Hg जो है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे किसी का 120 है सिस्टोलिक, ठीक है, और उसने सांस ली तो वो 110 पे आया अचानक, और फिर उसने सांस ली तो 100 पे आया, तो ये जो है पल्सिस पैराडॉक्सिस कहलाता है। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, मतलब उसमें जो है जुगुलर वेन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हार्ट साउंड जो है वो मफल्ड, मतलब फ्लूइड फिल्ड अप होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अजीब से साउंड देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा इससे क्या क्या नुकसानात या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन वही है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सेक, जो पेरिकार्डियम है उसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाए तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहलाते हैं। इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेट बता दिया अभी। और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियस मतलब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू अ थिकन्ड और फाइब्रोटिक पेरिकार्डियम, कि जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा देर तक चले, लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, तो इसकी वजह से जो पेरिकार्डियम लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और ख़राब हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। आपको पता होगा ये जो है मायोकार्डियल जो टिश्यू होते हैं
जब उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, मतलब हार्ट के जो अपने टिश्यूज़ हैं मायोकार्डियल टिश्यू, उनको जब ब्लड की कमी होती है, ठीक है, तो उस ब्लड की कमी की वजह से हार्ट के अपनी टिश्यूज डेथ की तरफ जाते हैं, ख़राब होते हैं, मर जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसके जो कॉजेज़ है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि हमारी जो करोनरी आर्टरीज़ है, जो ब्लड को मतलब ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है, हार्ट को खुद ही, वो ब्लॉक हो जाती हैं। करोनरी आर्टरी जो है वो उसकी कोई डिजीज़ हो, ब्लॉकेज हो उसमें, तो वो ब्लॉक है, तो ज़ाहिर बात है हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। या करोनरी स्पेज़म है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा हो, कोकेन वगैरह ले रहा हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बंदा हाइपरटेंशन में हो, बहुत ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। या करोनरी आर्टरी की डैमेज हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, एमआई के बाद क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम और प्रोटीन जो है वो एलिवेट होता है, जैसे कि क्रेटिनिन, एमबी, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन और ईसीजी में चेंजेस आते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वो नहीं बता रहा, आप जो है वो पीछे देख सकते हैं। शायद पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, चेस्ट पेन, रेडिएटिंग पेन, मतलब जो है आप उसको कोई वो देंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन कोई मेडिसिन वगैरह देंगे तो उससे वो सही नहीं होगा। स्वेटिंग, ठीक है, और उसको जो है वो सर्दी भी लगेगी, ब्रीथ करने में या मतलब सांस लेने में मुश्किल होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, नॉज़िया, वोमिटिंग, वही सारी चीज़ें। वोमेन में ज़्यादातर जो है वो चेस्ट हैवीनेस नहीं होता, लेकिन उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें वही है कि कार्डियक मार्कर जो है, जो ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन और क्रेटिनिन वगैरह है, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के उनके टेस्ट कराते हैं। अगर वो हमें एलिवेटेड मिल जाते हैं, बड़े हुए मिल जाते हैं, ठीक है, तो मतलब ये जो है वो हमें शो करते हैं कि हाँ हार्ट अटैक हुआ है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, डायग्नोसिस में ये भी आते हैं, हार्ट कैथेटराइजेशन पड़ा हुआ है पहले ही, ठीक है, इकोकार्डियम या फिर ईकेजी जिसको हम ईसीजी भी कहते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट विद मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग, मतलब जो हार्ट का जो इमेजिंग टेस्ट होता है, ठीक है, वो करते हैं। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आपने जो है मरीज़ को देखना होता है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखना होता है, उसके जो है ईसीजी वगैरह आपने बार बार करनी होती है, और कार्डियक मॉनिटरिंग करनी होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह देखना होता है। ऑक्सीजन जो है वो आपने नेज़ल किनोला या फिर जैसे भी उसको चाहिए 2 to 4 लीटर वो जो है देना होता है आपने। वर्किंग आईवी एक्सिस मल्टीपल में स्टार्ट ड्रिप्स एंड एडमिनिस्टर आईवी मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, क्रैकल मतलब जब आप सांस लेते हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, तो वो आपने देखनी होती है कि उनको कहीं रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई मसला तो नहीं है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको हम मतलब कम्प्लीटली बेड पे रखते हैं कि आपने रेस्ट करना है। और इसके अलावा कलेक्ट कार्डियक एंजाइम इज़ ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, जो भी उनको मतलब एंजाइम्स एलिवेटेड है या कार्डियक एंजाइम जितने भी है जो कि हार्ट के सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, वो आप उनको देंगे और ड्रग्स वगैरह आसानी से देंगे। मेडिकेशन में एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स देते हैं जो ब्लड क्लॉट को ख़त्म करते हैं, एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, मॉर्फिन पेन रिलीफ के लिए देते हैं, ये चूँकि ड्रग है लेकिन पेन रिलीफ के लिए देते हैं, और नाइट्रेट्स वगैरह भी जो है वो वेजोडाइलेशन वगैरह कराते हैं, तो ये हम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, ARBs, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो अगर दोबारा पढ़ेंगे तो टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशन ये भी देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जैसे कि आपको पता है कि हार्ट का फेल हो जाना। अब हार्ट का फेल हो जाना क्या है कि द हार्ट इज़ टू वीक टू पंप एफिशिएंटली, मतलब हार्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो ब्लड है वो अच्छे से अच्छा पंप कर सके, मतलब पंप तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम है, बॉडी को जितनी ज़रूरत है
उतना ब्लड बॉडी को नहीं मिल रहा, ठीक है, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से जो बॉडी के नीड्स होते हैं, मेटाबॉलिक नीड्स होते हैं, वो नहीं पूरे होते। इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। इसका बॉडी पे क्या असर होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें ब्लड की कमी आ जाती है, और इसकी वजह से हार्ट पे जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी को ब्लड चाहिए और हार्ट जो है वो ब्लड नहीं दे रहा, तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो कंजेस्टेड हो जाती है, मतलब फ्लूइड कम हो जाता है, और जो हार्ट होता है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। इसमें यही है, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो मतलब हार्ट जो है वो ऑलरेडी वीक है, ब्लड नहीं दे रहा और टिश्यूज़ को ब्लड की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से जो है हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ज़्यादा काम करने की वजह से वेंट्रिकल जो है वो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। इसके कॉजेज़ वही है कि हार्ट वॉल्व्स में कोई मसला है, एरिथमियाज है, मतलब टैकीकार्डिया है, या फिर एट्रियम जो है वो सही से कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, या करोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या कोई कंजेनाइटल मसला है जिसको लीनिएज भी कहते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पर हार्ट में कोई मसला है, या हाइपरटेंशन है अनकंट्रोल्ड जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा, या कोई ऐसे मॉर्फिन या ड्रग वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, अल्कोहल, कोकेन वगैरह, और कोई इन्वेडर्स मतलब कोई वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। ये आपको वही सारा सर्कुलेटरी सिस्टम बताया गया है, आई होप कि आपको पता होगा, तो एक नज़र देख सकते हैं आप, वही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। फिर आपको हार्ट फेलियर के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। एक है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर और दूसरा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये मैं आपको बताऊंगा। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जैसा कि नाम से पता है कि लेफ़्ट साइड का जो हार्ट है, ठीक है, वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो फिर हम उसको कहते हैं लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। लेफ़्ट साइडेड जैसा कि हमें पता है कि वो जो है पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा होता है, तो उसमें मतलब बॉडी को ब्लड नहीं मिलता, सो द ब्लड स्टार्ट्स टू बेक अप इन द लंग्स। तो लेफ़्ट साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि लेफ़्ट साइड में ब्लड ऑक्सीजनेटेड आता है, लेकिन कहाँ से आता है? लंग्स से। तो जब ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा रहा, हार्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्लड दे सके बाहर, तो वो ब्लड वहाँ पे जमा होगा। जब जमा होगा तो ज़ाहिरी बात है वो लंग्स से आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो फिर वो लंग्स में ही स्टोर होता रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसमें जो है ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब अगर पूछा जाए कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉमन है या राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉमन है, इस तरीके के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसमें लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो मेनली कॉमन है, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर किसी को है तो वो उसकी वजह से राइट साइड भी जो है वो फेलियर हो सकता है। ये जो है वही बताया गया है, द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम टू वीक एंड डजंट स्क्वीज ब्लड आउट, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और ब्लड को बाहर नहीं पंप करता, ठीक है। और इसको हम सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं, मतलब मज़ीद इसमें डिवाइड करते हैं। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में होता है, कि वो कंट्रैक्ट नहीं हो पाता। हमें पता है कि सिस्टोलिक जो है वो कंट्रैक्शन को कहते हैं, तो जब कंट्रैक्ट नहीं हो पाता लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, ठीक है। और वही ज़ाहिरी बात है कि इसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जब वो बॉडी को नहीं दे पा रहा तो फिर हम उसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है इजेक्शन फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अक्सर ये पूछे जाते हैं इस तरह का टर्म। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होगा कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में जो है वो कितना ब्लड आउटपुट जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द बॉडी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इजेक्शन फ्रैक्शन इज अ कैलकुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये जो है हम उसमें देखते हैं कि
एक जो लेफ़्ट साइड है वो हार्ट में मतलब बॉडी को कितना ब्लड दे रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल एजेक्शन फ्रैक्शन इज़ 50%, मतलब जितना ब्लड उसमें आता है तो नॉर्मली 50% उससे बाहर जाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 100% भरा हुआ है और उसमें से 50% बाहर जा रहा है तो मतलब ये सही है। लेकिन अगर 50% से कम हो रहा है, तकरीबन 40% पे आ रहा है, ठीक है, जैसे कि 100% है और उसमें से 40% बाहर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मसला होगा जो कि स्टार्टिंग सिचुएशन में है। और फिर आपने उसके डायग्नोसिस पे जाना होगा, इकोकार्डियम, हार्ट केयर, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवानी होंगी, क्योंकि जितना ब्लड बाहर जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, उससे कम जा रहा है। तो इसलिए फिर ये हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं। एजेक्शन फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए कि जितना ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। दूसरा है डायस्टोलिक, ठीक है, इसमें हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फंक्शन। नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो वेंट्रिकल होगा, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, वो डायस्टोल नहीं होगा, मतलब रिलैक्स नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है कि डायस्टोल में जो है रीफिलिंग होता है, ब्लड वापस आता है, ठीक है, और हार्ट जो है रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है। लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं होती, जो डायस्टोल है, डायस्टोल नहीं होता, लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ टू स्टेप टू अलाउ फॉर नॉर्मल फिलिंग ऑफ ब्लड। इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड रहता है, सख्त रहता है, और उसमें दोबारा जो है ब्लड फिल नहीं होता और उसमें कंट्रैक्शन में इशू होता है, डायस्टोलिक में इशू होता है, ठीक है। तो फिर जो एजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल नहीं होता। इस कंडीशन को हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर विल प्रेजेंट विद पल्मोनरी साइंस एंड सिम्टम्स। ज़ाहिर बात है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो है वो आपके हार्ट का लंग्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें आपको लंग्स वाले साइन सिम्टम मिलेंगे अगर किसी को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो। अब आते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर पे। राइट साइड हार्ट फेलियर जैसे कि आपको पता है कि उसमें राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैन नॉट पंप द यूज्ड ब्लड इट रिसीव फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो ब्लड आता है वो यूज्ड हो चुका होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। अब उसको दोबारा ऑक्सीजनेटेड होना पड़ता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके फिर लेफ्ट साइड पे आता है। लेकिन जब ये काम नहीं होता कि मतलब हार्ट में तो ब्लड आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन अब वो वहाँ से लंग्स में नहीं जा पा रहा, तो फिर हम उसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ये देखें कि ये जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल राइट साइड में आ रहा है और वो लंग्स में नहीं जा पाता, तो राइट साइड फुल हो जाएगा। फिर जो मज़ीद ब्लड आ रहा है तो वो वेंस में जो है स्टोर होता रहेगा, और जो जहाँ पे मतलब जिस तरीके के वेंस आ रहे हैं, तो हार्ट ऑलरेडी फुल है, तो जो रास्ता आ रहा है वहाँ पे भी ब्लड जमा होता रहेगा। तो जिस तरह पेरिफेरल या फिर लंग्स, लेग्स, हैंड्स और फीट्स है, ठीक है, हमारे वहाँ पे ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और जो है वो हाथ, पाँव और ये जो हैंड्स है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली एब्डोमेन भी। अच्छा, राइट साइड हार्ट फेलियर जो है वही लिखा गया है कि ये जो है कंजेशन ऑफ ब्लड कराता है और प्रेशर बढ़ाता है। वेना केवा में जो है प्रेशर बढ़ेगा, और जो मतलब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो वेंस में बिल्डअप होगा, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी फुल है तो उसको जगह नहीं मिल रही वहाँ पे, तो बाहर वो जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड हार्ट फेलियर इज़ यूजुअली कॉज फ्रॉम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो उसको राइट साइड हार्ट फेलियर भी होगा, तो ये जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। अदर काजेज़ भी है, किसी को लंग्स का मसला है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या किसी को करोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, कॉप डी जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिजीज़ेज़ हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको पेरिफेरल साइन सिम्टम मिलेंगे, मतलब अगर किसी को राइट साइड हार्ट फेलियर है तो उसको क्या क्या मसले होंगे, उसके हाथ पाँव जो है वो आपको स्वेल मिलेंगे, एब्डोमेन स्वेल मिलेगा, ठीक है, और जो है ब्लड रिटेंशन या ब्लड बिल्डअप वहाँ पे हो चुका होगा। अच्छा जी, इसके साइन सिम्टम आप देखें तो साइन सिम्टम में वही डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, रेल्स क्रैकल जो मैंने आपको बताया कि सांस लेने में मुश्किल होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आएगी। अर्थोपनिया मतलब ये कि जब वो लेटेगा
ठीक है। अर्थो का आप मतलब ले सकते हो लेटना, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे अर्थोपनिया है, तो अर्थोपनिया मतलब कि जब आप लेटते हो या ये मरीज़ लेटता है तो उसको सांस लेने में मुश्किल होती है, उसको जो है आपने सेट मतलब बिठाना होता है, तो जब वो बैठता है तो वो सांस आसानी से ले सकता है। स्पेशली जब वो सो रहा होता है तो फिर उसको सांस का मसला होता है, उसको वीकनेस होती है, थकावट वगैरह महसूस होती है। बहुत ही आसान चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं। नॉकटर्नल पर ऑक्सिस्मल डिस्पनिया, ये आप देख लीजिएगा। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। पर ऑक्सिस्मल डिस्पनिया मतलब जब वो सो रहा होता है तो सोने के वक्त उसको शदीद किस्म के सांस का मसला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉकटर्नल पर ऑक्सिस्मल डिस्पनिया। और इसके अलावा इंक्रीज हार्ट रेट होता है, ठीक, क्योंकि हार्ट के ऊपर जो है वो ओवरलोड होता है, तो मसल फेलियर की तरफ भी बंदा जा सकता है। नेगिंग कफ आप देख सकते हो कि जब बंदा खांस रहा होता है, ठीक है, तो उसमें जो है फ्लूइड आएगा या फिर स्प्यूटम वगैरह, या उसमें जो है ब्लड भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा वेरी बैड साइन, ये अगर इस कंडीशन तक बंदा पहुँच गया तो ये एक बहुत ही ख़राब साइन है, ठीक है। और वेट गेन वगैरह होगा इसमें। ये आपको लेफ़्ट साइड की वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। राइट साइड वही ये भी बताया गया है कि स्वेलिंग ऑफ लेग्स, और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वेन्स लार्ज हो जाएंगे, वीक होगा, इर्रेगुलर हार्ट रेट, और यही सारी चीज़ें। इसके अगर हम वो करें, टेस्ट करें, ठीक है, तो BNP का मतलब क्या होता है, बी टाइप नेट्रो यूरेटिक पेप्टाइड, ये एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं। ये भी बायोमार्कर है, मतलब एक आप कह सकते हो एक प्रोटीन है। जब ये बड़ा हुआ होगा तो मतलब ये कि चीज़ ख़तरनाक है, ठीक है। BNP टेस्ट कराते हैं। अगर ये 100 से कम है तो कोई भी फेलियर नहीं है, अगर 100 से 300 तक है तो मतलब कोई ना कोई मसला है, प्रेजेंट है, ठीक है। 300 है तो फिर माइल्ड है, 600 है तो मॉडरेट है, और 900 है तो सीवियर है। इसके अलावा चेस्ट एक्स रे, इकोकार्डियम, हार्ट केथ और न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी कराते हैं। अच्छा, इसमें वही बताया गया है कि आपने जो है साल्ट नहीं देना। हार्ट फेलियर जो है वो क्रॉनिक या एक्यूट भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अनकंट्रोल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, ये मैं पहले बता चुका हूँ, रेनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो वही बात है कि आपने जो है मरीज़ के साइन सिम्टम देखने होंगे कि उसके जो है अगर साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा वर्स हो रहे हैं तो फिर आपने उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। और पेशेंट के रिस्पांस को देखेंगे कि मेडिकेशन उसके ऊपर सही आ रहा है, यानी हार्ट रेट वगैरह देखना होगा, रिस्पायरेटरी स्ट्रेस देखना होगा, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें। मॉनिटरिंग में भी वही कि कार्डियक आउटपुट, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, लेब वैल्यूज़ और वही सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि वेट गेन नहीं करना, आपने ज़्यादा लेटना नहीं है क्योंकि आपको सांस का मसला होगा, लो साल्ट डाइट लेना है, वैक्सीनेशन आपने टाइम पे लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, अपना वेट आपने कंटिन्यू रखना है, मेंटेन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। इसके अलावा ये आपको ड्रग्स बताए हैं, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स, ARBs और वही सारी चीज़ें, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट पार्ट में हम वेनस डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक ये काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में ये चैप्टर हमारा क्लोज होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।